आज हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जिसने वैज्ञानिकों को सालों से उलझा रखा है। हमारे सबसे करीबी इंसानी रिश्तेदार निएंडरथॉल आखिर कहाँ गए? सोचिए, वो बर्फीले यूरोप के बेताज बादशाह थे। लाखों साल तक उन्होंने राज किया और फिर अचानक वो जैसे इतिहास से गायब ही हो गए। तो चलिए मिलकर इस प्रागैतिहासिक पहेली की परतों को खोलते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम एक जासूस की तरह आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बर्फ की दुनिया में चलेंगे जहां निएंडरथाल का राज था। फिर कहानी में एंट्री होगी आधुनिक मानवों के। इसके बाद हम सबसे बड़े सुराग पर ध्यान देंगे, यानी जलवायु। हम ये भी देखेंगे कि महान सांस्कृतिक संक्रमण के दौरान दोनों समूहों ने मुश्किलों का सामना कैसे किया, और आखिर में हम विलुप्ति और विरासत पर अपने नतीजे देखेंगे। और हाँ, परीक्षा के नजरिए से अंत में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हम प्लाइस्टोसीन युग के यूरोप में हैं। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दुनिया थी जहां बार बार हिम युग आते थे। और इस दुनिया पर एक ऐसी इंसानी प्रजाति का राज था जो यहाँ के माहौल में पूरी तरह ढल चुकी थी। अच्छा, तो सबसे पहले इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि हम कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं। देखिए, मध्यपुरा पाषाण काल, जो लगभग 2.5 लाख साल तक चला, ये वो लंबा दौर था जब निएंडरथल पूरी तरह से यूरोप पर छाए हुए थे, फल फूल रहे थे। ये सब आधुनिक इंसानों के आने से बहुत बहुत पहले की बात है। तो मिलिए हमारी कहानी के मुख्य किरदारों से, निएंडरथल। और हाँ, उन्हें कोई आदिम या पिछड़ा हुआ समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वो हिमयुग के यूरोप में बेहद कामयाब थे। उन्होंने अपने आप को उस ठंडे और मुश्किल माहौल में जिंदा रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से ढाल लिया था। सच कहें तो वो उस बर्फीली दुनिया के असली मालिक थे। तो कैसी थी निएंडरथल की दुनिया? वो मुस्टेरियन नाम की तकनीक से पत्थर के बेहतरीन औजार बनाते थे। मैमथ जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने में माहिर थे और उस कड़कड़ाती ठंड में खाना पकाने, गर्मी और सुरक्षा के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। उनके छोटे छोटे आपस में जुड़े हुए समूह होते थे। यहाँ तक कि कुछ सबूत ये भी बताते हैं कि वो अपने लोगों को दफनाते भी थे, जो एक विकसित सामाजिक जिंदगी का संकेत है। मतलब उनकी संस्कृति काफी स्थिर और असरदार थी, जिसने उन्हें हजारों पीढ़ियों तक जिंदा रखा। और फिर लगभग 45,000 साल पहले कहानी में एक नया मोड़ आता है। मंच पर एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, जो इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक नया समूह, यानी शारीरिक रूप से हम जैसे आधुनिक मानव, निएंडरथल के इलाके में दाखिल होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दो दुनियाएं एक दूसरे से कितनी अलग थीं। एक तरफ निएंडरथाल की सदियों पुरानी मुस्टेरियन संस्कृति थी, तो दूसरी तरफ आधुनिक मानव एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी संस्कृति लेकर आए थे। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके समाज का ढांचा और उनकी कला में जमीन आसमान का फर्क था। ये सिर्फ दो प्रजातियों का मिलना नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। तो आधुनिक इंसानों की इस नई संस्कृति को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नए तरह का टूल किट नहीं था। ये दुनिया को देखने, सोचने और उसके साथ व्यवहार करने का एक बिल्कुल नया तरीका था। इसमें पत्थर के पतले और तेज ब्लेड बनाने की तकनीक थी, हड्डी और हाथीदांत जैसी नई चीजों का इस्तेमाल था, और सबसे बड़ी बात, कला और गहनों का जैसे एक विस्फोट हुआ था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जिंदा रहने की नहीं सोच रहे थे, बल्कि अपनी पहचान बना रहे थे। अब हम अपनी पड़ताल को एक खास जगह पर लेकर चलते हैं, इबेरियन प्रायद्वीप, यानी आज का स्पेन और पुर्तगाल। इस इलाके को अक्सर निएंडरथल की आखिरी पनाहगाह माना जाता है, और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है उनके गायब होने के मुख्य संदिग्ध से, अचानक और बहुत तेजी से बदलती जलवायु। इन हेनरिक इवेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था। ये मौसम में आए अचानक और भयानक तूफान जैसे थे। कल्पना कीजिए कि कुछ ही दशकों में पूरी दुनिया का मौसम पलट गया और सब कुछ बेहद ठंडा और सूखा हो गया। निएंडरथल को कुछ इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक हजारों साल पहले के मौसम के बारे में इतना सब कुछ जानते कैसे हैं? वो एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पोटेंशियल या HEP कहते हैं। इससे वो ये पता लगा सकते हैं कि किसी खास मौसम में कोई इलाका इंसानों के रहने के लिए कितना अच्छा या बुरा था। तो देखिए, इसका असर क्या हुआ।
जब मौसम अच्छा और स्थिर था तब इबेरिया का ज्यादातर हिस्सा रहने लायक था, हरा भरा था। लेकिन जैसे ही हेनरिक इवेंट आया, हालात रातों रात बदल गए। रहने लायक जमीन सिकुड़कर बस कुछ तटीय इलाकों तक ही रह गई। जो जमीन पहले संसाधनों से भरी थी वो अब बंजर और वीरान हो गई। और इस जलवायु परिवर्तन का सबसे विनाशकारी नतीजा यही हुआ। इसने सिर्फ जिंदगी को मुश्किल ही नहीं बनाया, बल्कि इसने निएंडरथॉल के सामाजिक ताने बाने को ही बिखेर कर रख दिया। उनके समूह एक दूसरे से कट गए, अलग थलग पड़ गए। अब न वो एक दूसरे से मिल सकते थे, न जानकारी साझा कर सकते थे, जिससे उनका बचना और भी मुश्किल हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन मुश्किल हालात का सामना इन दोनों मानव समूहों ने कैसे किया। यहीं पर हमें आधुनिक मानवों की नई और इग्नेशियन संस्कृति की असली ताकत देखने को मिलती है, यानी मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढालने और टिके रहने की जबरदस्त क्षमता। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी में क्रांति थी। देखिए, निएंडरथल की मुस्टेरियन तकनीक के मुकाबले आधुनिक मानवों की ब्लेड बनाने की तकनीक कई ज्यादा कुशल थी। एक ही पत्थर से वो कई गुना ज्यादा औजार बना सकते थे। और तो और उन्होंने हड्डी और सींग जैसी नई चीजों से भाला पेटने वाले यंत्र जैसे नए हथियार बनाए। ये बदलते माहौल में शिकार करने और जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति में भी एक विस्फोट हुआ। ये जो कला है, गहने हैं और दूर दूर तक फैले सामाजिक नेटवर्क हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। इनका मतलब था कि आधुनिक मानव ज्यादा लचीले थे। वो आपस में जानकारी बांट सकते थे, व्यापार कर सकते थे और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। ये एक ज्यादा जटिल और मजबूत रणनीति थी जिसने उन्हें निएंडरथल पर एक निर्णायक बढ़त दी। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम सारे सबूतों को एक साथ रखेंगे और इस बात पर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे कि आखिर निएंडरथल के साथ हुआ क्या था। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये हमें दिखाती है कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। ध्यान से देखिए, निएंडरथल की आबादी का टूटना और गायब होना ठीक उसी वक्त हुआ जब जलवायु में भारी उथल-पुथल मची हुई थी, खास तौर पर हेनरिक इवेंट 4 के दौरान। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कोई सीधा साधा मामला नहीं था। असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जहां मुख्य विलेन अचानक बदलता मौसम था। इस मौसम ने निएंडरथल की आबादी को कमजोर कर दिया, उन्हें तोड़ दिया, और इसका फायदा मिला आधुनिक मानवों को। वो अपनी बेहतर तकनीक और मजबूत सामाजिक नेटवर्क के दम पर इस नई और मुश्किल दुनिया में न सिर्फ बचे रहे बल्कि कामयाब भी हुए। चलिए, तो अब एक बार जल्दी से उन सभी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने अब तक समझी हैं। ये हिस्सा खासतौर पर उन मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेगा जिन्हें याद रखना इस पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये टेबल मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के बीच के मुख्य फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। होमिनिन, तकनीक, कला और सामाजिक ढांचे में जो बदलाव हुए, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरे बदलाव की जड़ हैं। और आखिर में ये कुछ जरूरी शब्द हैं। प्लाइस्टोसीन यानी हिमयुग, मुस्टेरियन निएंडरथल की तकनीक थी, और ऑरिग्नेशियन आधुनिक मानवों की। हेनरिक इवेंट्स मौसम में आए अचानक बदलाव थे। HEP से हम रहने की क्षमता मापते हैं, और व्यवहारिक आधुनिकता उस सांस्कृतिक विस्फोट को कहते हैं जो आधुनिक मानवों के साथ आया। और अब हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। कभी सोचिएगा, अगर निएंडरथल विलुप्त न हुए होते तो आज हमारी दुनिया और हमारा इतिहास कितना अलग होता। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हम इंसानों का अपना अस्तित्व भी इतिहास के ऐसे ही कई मोड़ और घटनाओं का नतीजा है।